अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ 21 और मैं हूं पलवशा महमूद और ईसा लैब की जानिब से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था नशे की आदत क्या है, ड्रग्स ऑफ एडिक्शन, और इस टॉपिक में इस सेशन में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, एनजाइटी और जितने भी ये फैक्टर्स हैं ये सब मेंटल हेल्थ में आते हैं। मेंटल हेल्थ के कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, क्यों ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, हमारी डेली की लाइफस्टाइल और डेली की रूटीन मेंटल हेल्थ पे कितना इफ़ेक्ट और किस तरह इफ़ेक्ट कर सकती है, इन तमाम बातों को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडियोज़ में एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अजमल मुगल, जो कि कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं और 30 साल का उनका एक्सपीरियंस है। मैं उनको एक बार फिर से वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा आपसे बेसिक क्वेश्चन ये है कि मेंटल हेल्थ होती क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। मेंटल हेल्थ, और पहले तो हम फिज़िकल हेल्थ और को अगर डिफ़ाइन करें, जो जी WHO की जी जी डेफिनेशन है, उसमें जो कंसेप्ट है कि इट्स नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ इलनेस, और ठीक। इट्स जस्ट फीलिंग ऑफ डिजीज़। हम्म। अब जैसे अगर फिज़िकल हेल्थ में बात करें, लोग कोई मतलब चल फिर रहे हैं मगर उनको डायबिटीज़ है, ठीक है, और उनकी है इसी तरह मेंटल हेल्थ में एक ज़रूरी नहीं है कि पागल हो आदमी तो उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब है, मगर बज़ाहिर ठीक नज़र आने वाले लोगों की भी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। लाइक लोग शक्की होते हैं, लोग पैरानॉइड होते हैं, लोग किसी के खिलाफ होते हैं और बिला वजह, ठीक है ना, तो उनकी भी ज़हनी सेहत जो है ठीक नहीं होती। तो ज़हनी सेहत सिर्फ ये नहीं है कि नज़र आए, ज़हनी सेहत वो है कि आप बिल्कुल स्टेबल हों, अपने लिए भी, फैमिली के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। ठीक। डॉक्टर, जिस तरह आपने कहा कि कुछ लोग शकी होते हैं और ऐसी जो है छोटी छोटी चीज़ें इंसान को ज़हनी जो है वो डिप्रेशन में या फिर ज़हनी हालत में इस कैफियत में मुब्तला करती हैं कि आपको ज़हनी तौर पे अज़ियत होना महसूस हो। तो क्या ये जो शक है या फिर ऐसे कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि हमारी सोसाइटी का एक अलमिया बन चुके हैं, बहुत कॉमन हो चुके हैं, क्या ये आपके आसपास के माशरे की वजह से डेवलप नहीं होते? देखें, इसको अगर हम थोड़ा सा और मैं एलाबोरेट करूं, शक या पैरानॉइड, हम इसको अपनी कहते हैं पैरानॉइड, के यकीन की हद तक उनको होता है कि अगर कोई किसी के खिलाफ है तो उसकी सोच को हम रीजनिंग से चेंज नहीं कर सकते। एक तो ये है, तो उसके कुछ तो बायोलॉजिकल काजेज हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें वो पैरानॉइड लोग होते हैं। जैसे कुछ बड़ी बीमारियों के नाम अगर मैं चल लूँ, शिज़ोफ्रेनिया, मेनिया और अलग साइकोसिस या सीवियर साइकोटिक डिप्रेशन और ऑर्गेनिक साइकोसिस, तो इसमें भी ये होता है। तो उसका तो अगर वजूहात वही हैं तो जो जिसके मैंने नाम लिए, तो उनका ट्रीटमेंट अलग है। और अगर सिर्फ फैमिलीज़ के या उसके पसदारी में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से अगर उनको हुआ है तो उसका फिर मसला या उसका हल अलग है। ठीक है डॉक्टर, मैं चाहूँगी कि आप मेंटल डिस्टर्बेंस जो है वो इसको डिफ़ाइन कर दें कि कितने टाइप्स की होती हैं। हाँ, ये तो बहुत आपने ऐसा सवाल किया है कि इसको डिस्क्राइब करने के लिए घंटों लग जाएंगे। अब अगर हम पुरानी क्लासिफिकेशन, जब 30 साल पहले जब हम साइकेट्री में आए थे, तो उस वक्त तो दो ही बीमारियां हम बताते थे और हमें भी बताई गई थी उस वक्त, ताकि समझने के लिए कि एक बड़ी बीमारी होती है जिसको हम साइकोसिस कहते हैं, एक छोटी बीमारी है जिसको हम न्यूरोसिस कहते हैं। साइकोसिस वाले मरीज़ वो होते हैं जिनको अपनी बीमारी का खुद पता नहीं होता, न्यूरोसिस वालों को पता होता है। न्यूरोसिस वाले इलाज के लिए आते हैं, साइकोसिस वाले अपने आप को बीमार नहीं समझते इसलिए वो इलाज नहीं कराते। ये एक तो एक पुराना कंसेप्ट था। उसके बाद पुराना कंसेप्ट के साथ फिर हमने आगे जब देखा तो साइकोसिस एक नहीं होती, साइकोसिस की बहुत सारी किस्में होती हैं। सही। उसमें मेनिया एक साइकोसिस होता है जिसमें हाई फीलिंग और बिला वजह अपने आप को बड़ा समझना, ठीक, और शिज़ोफ्रेनिया की एक साइकोसिस होती है। और फिर अगर और डिवाइड किया जाए, शिज़ोफ्रेनिया में सब टाइप्स होती हैं,
तो अब ये इस फोरम पे बताना आई थिंक लोग फिर कंफ्यूजन का शिकार ना हो जाएं। डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है और उसके अलावा फिर एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स हैं, फिर चाइल्ड साइकेट्री है, बच्चों में साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, फिर ओल्ड एज में बीमारियां हैं जैसे डिमेंशिया है, ठीक है। और ऐसा बहुत एक लंबी लिस्ट है अगर हम उसको बात करें। ड्रग इंड्यूस्ड है जैसे अभी कुछ नशे हैं उसमें भी वो ऐसी कैफियत हो जाती है साइकोसिस वाली। डॉक्टर, जो मोस्ट कॉमन दो तीन टाइप सुनने में आती हैं वो एक तो ये है डिप्रेशन और दूसरा एंजाइटी। तो डिप्रेशन और एंजाइटी की वजूहात क्या होती हैं और डिप्रेशन और एंजाइटी में डिफरेंस क्या है? हाँ, पहले तो बहुत एक सिंपल इसको अगर हम कहें, परेशानी अगर फ्यूचर की है तो एंग्जाइटी। ठीक ठीक ठीक। वैसे तो और भी इसको डिफाइन करने की और भी चीज़ें हैं, और परेशानी अगर पास्ट की रहती है मुस्तकिल तो वो डिप्रेशन है, ठीक है। अगर सिंपल फ्यूचर के बारे में परेशानी है, कल इम्तहान देना है, कल कहीं जाना है, उसकी एंग्जाइटी, उसकी परेशानी तो वो एंग्जाइटी है, ठीक। और अगर वो पास्ट की हो तो वो यानी कि यंगस्टर्स में या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो डिप्रेशन, वो कहते हैं कि डिप्रेशन अटैक्स आ रहे हैं, वो बेसिकली एंजाइटी अटैक्स होते हैं। जी जी जी। अच्छा, मतलब एक और भी चीज़ है जी। हम जब किसी को डिप्रेशन बीमारी जब कहते हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि जैसे फ़र्ज़ करें अगर कोई ऐसा वाक़या हो गया, खुदा न खास्ता किसी की करीबी रिश्तेदार की या किसी दोस्त की या जिससे आप बहुत अटैच्ड हैं, उसकी डेथ हो जाए, तो उदासी तो होगी, डिप्रेशन तो होगा, मगर वो एक कुछ अरसे के लिए होगा जिसको हम ग्रीफ रिएक्शन कहते हैं। उसको वो खुद ही रिजॉल्व हो जाता है, उसके लिए किसी इलाज की ज़्यादातर एक्सेप्शन है, ज़्यादातर वो लोग खुद ही ठीक हो जाते हैं। मगर वो उसको हम डिप्रेशन की बीमारी नहीं कहते, वो एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है एक लॉस का, मगर फीलिंग उसमें भी वही डिप्रेशन वाली होती है। तो ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं साइकेट्रिस्ट, वो एक बायोकेमिकल डिसऑर्डर है जिसमें केमिस्ट्री डिस्टर्ब हो जाती है और जिसमें और भी सारे फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, और उसका इलाज फिर साइकेट्रिस्ट करते हैं with the help of medicine and counseling or if needed psychotherapy। डॉक्टर, बेसिकली मेंटल डिस्टर्बेंस की कॉमन वजूहात क्या हो सकती हैं? क्या इकोनॉमिकल क्राइसिस या फिर आपके फ्यूचर की टेंशन या रिलेशनशिप में नाकामी, क्या कॉमन वजूहात क्या है इसकी? हाँ, तो मैं अभी दोबारा रिपीट करूँगा। जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, डिप्रेशन जो बायोलॉजिकल डिप्रेशन, जो अब तो खैर डिप्रेशन एक ही है, पहले इसको भी रिएक्टिव और वो डिप्रेशन कहते थे। ठीक। तो उसमें केमिकल डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। स्ट्रेसेस अपना रोल प्ले करती हैं, स्ट्रेसेस की वजह से डिप्रेशन बढ़ सकता है, मगर जो डिप्रेशन की बीमारी है वो ज़्यादातर फैमिली हिस्ट्री होती है और प्रोलॉन्ग स्ट्रेस हो तो उसमें हो सकता है परसिस्टेंट स्ट्रेस हो, मगर वो बायोलॉजिकल एक लिहाज से। ठीक है डॉक्टर, अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो ऐसे कौन से बेसिक सिम्टम्स हैं जिसके वजह से हम लोग इसको डायग्नोस कर सकते हैं कि ये डिप्रेशन या फिर एंजाइटी अटैक्स ही हैं, या फिर मेंटल डिस्टर्बेंस के ऐसे कौन से कॉमन सिम्टम्स हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। कॉमनली हम कैसे देखें कि कोई शख्स डिप्रेशन में जा रहा है। फ़र्ज़ करें एक स्टूडेंट है या एक ऑफिस में काम करने वाला है, सुबह को रोज़ जाता है ऑफिस में, जाता है, काम करता है, वापस आ जाता है। सडन उसकी रूटीन चेंज हो जाए, उसका ऑफिस को जाने को दिल न करे और बजाय वो एंजॉय करने की लाइफ वो उदास रहे, वो उसकी एक्टिविटीज़ कम हो जाएं और बातचीत करना कम हो जाए, और अगर डिप्रेशन बढ़ जाता है तो इवन वो एक्सप्रेस भी करता है। हमारे माशरे में फिर कभी ऐसे डिप्रेशन के मरीज होते हैं कि मैदे की तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं, कमर का दर्द शुरू हो जाता है। जब इन्वेस्टिगेट कराते हैं तो उसमें कोई चीज़ नहीं होती, तो फिज़िकल सिम्टम और अननोन जिसकी काजेज़ हों वो हो सकता है। और इवन जब ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है तो सैडनेस, उदासी, रोना, भूख का कम होना, नींद का ना आना, वज़न कम होना, कब्ज़ की शिकायत होना और आइसोलेशन में रहना, लोग दोस्तों में जाना छोड़ देना,
दोस्तों से मिलना नहीं, दोस्तों से बातचीत नहीं, लाइफ को एंजॉय नहीं करना, ये चीज़ें हैं, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है। और दूसरा ये है कि जब मरीज़ खुद बताता है कि मुझे बिला उदासी हो रही है, रोने को दिल करता है, किसी से बात करने को दिल नहीं करता, तो वो इस तरह ये चीज़ें हैं जो कॉमनली हम किसी को। ठीक है डॉक्टर, अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन का पेशेंट है ऑब्वियसली, और मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा उसको इफेक्ट कर रही है, लेकिन वो फिर भी किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को विजिट नहीं कर रहा, उनको कंसल्ट नहीं कर रहा, और वो चाह रहा है कि वो सेल्फ मेडिकेशन के थ्रू खुद को इस चीज़ से बाहर निकाले, तो ये क्या हार्मफुल हो सकता है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हार्मफुल होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले कुछ लोग जो है उस उदासी को ख़त्म करने के लिए, कुछ ऐसे ही दोस्तों ने कहा यार ये मूड ठीक नहीं हो रहा, अच्छा ये एक सूटा लगा दो। तो वो लोग बेचारे ज़ाहिर उदास हैं, मायूस हैं, डिप्रेस्ड हैं, उनको अगर कोई चर्च का सूटा लगा दे तो उससे फॉल्स फीलिंग ऑफ वेल बीइंग आ जाती है, तो वो समझते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, डिप्रेशन ख़त्म हो गया। या इसी तरह कोई अल्कोहल का पैक लेके और उसको फील करे जैसे वो इसके बारे में पीता हूँ इसलिए गम बुलाने को, मतलब तो इस तरह की वो शायरी भी है जो कि पुराने शायरों की परसेप्शन थी, जो कि हकीकत नहीं है। कि मैं इसको वो प्रोपेगेट नहीं कर रहा कि ये कोई नशा जो है वो उदासी ख़त्म कर देता है, मगर उससे उल्टा ये होता है कि डिप्रेशन का मरीज उस नशे, शराब या चर्च या दूसरे नशे हैं उसका आदी हो सकता है सेल्फ मेडिकेशन से। या इवन कुछ लोग यार नींद की गोली खा लो, और पता चला नींद की गोली खा ली, सो तो गए और कहा यार बहुत अच्छा लगा, फिर रोज़ ही वो गोलियां खा रहा होगा। तो सेल्फ मेडिकेशन, किसी भी बीमारी में, डिप्रेशन क्या किसी भी बीमारी में सेल्फ मेडिकेशन, चाहे मलेरिया हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे पेट की बीमारियां हो, तो उसमें नहीं करना चाहिए। इसी तरह इसमें भी नहीं करना चाहिए। ठीक डॉक्टर, जिस तरह आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि डिप्रेशन की हिस्ट्री आपके पेशेंट के जो है वो घर से और फैमिली बैकग्राउंड से भी हो सकती है, उसकी कंप्लीट हिस्ट्री आपको मिल सकती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आजकल अगर यंगस्टर में एंजाइटी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है तो उसका बेसिक रीज़न घर से ही स्टार्ट होता है, उसकी डेवलपमेंट घर से ही स्टार्ट होती है एंजाइटी की, कि ये कुछ करके दिखाना है, नहीं किया तो ये हो जाएगा। उनको पहले से पेरेंट्स की जानिब से धमकियाँ देती जाती हैं, या फिर अगर डिप्रेशन की बात की जाए, कुछ लोगों पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप कर दिया जाता है कि ये नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो इस चीज़ को कैसे, किस तरह इस चीज़ की रोकथाम किस तरह मुमकिन है? ये बहुत अच्छा है कि ये जो हाई एक्सपेक्टेशन फैमिलीज़ रखती हैं, या इवन कभी कभार खुद इंडिविजुअल भी अपने हाई एक्सपेक्टेशन रखता है, और उसका हाई एक्सपेक्टेशन में कुछ लोग तो कामयाब हो जाते हैं, सारे नहीं होते। तो जो नाकाम होते हैं तो ज़ाहिर दे फील डिप्रेस्ड। तो फैमिलीज़ के लिए भी यही है कि भाई वो हमारे यहाँ जो कल्चर नहीं है कि बच्चे को पोजीशन ही लाना है, हाँ, तो वो एक इतना प्रेशर हो जाता है कि वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। हालांकि वो इंटेलिजेंट बच्चा है, और ग्रेडिंग के चक्कर में उसकी जब ग्रेड अच्छे नहीं होंगे तो उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलती और वो और डिप्रेस होता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मगर मैं अभी जब आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था फैमिली हिस्ट्री की, तो वो ऐसे ही है जिस तरह के डायबिटीज़ फैमिलीज़ में होती है, हाइपरटेंशन फैमिलीज़ में होती हैं, इसी तरह मेंटल इलनेसेस भी देखा गया है फैमिलीज़ में होती हैं। अच्छा, और दूसरी आपने जब एक जुमला कहा कि फैल रही है, ये बीमारी मैं बार बार डायबिटीज़ का इसलिए मिसाल देता हूँ कि सब लोग जानते हैं। अच्छा, डायबिटीज़ के लिए भी यही होता है कि ये बहुत बढ़ गई है, ठीक है, बढ़ गई है, लाइफ स्टाइल हमारा है, मगर ऐसा नहीं है कि पहले बिल्कुल नहीं थी, पहले भी थी मगर पहले पता नहीं होता था। इसी तरह डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट पहले भी थे मगर उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था, इसलिए लगता ऐसा था कि पहले कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वो है डिफरेंस है कि फैल नहीं रही है, मौजूद है और बढ़ रही है। ठीक है, और दूसरा जो अगर ये इसको हम ये कि ये एक दूसरे से तो नहीं लगती बीमारी, बिल्कुल, डिप्रेशन या एंजाइटी कोई छूत की बीमारी नहीं है। ठीक है, डिप्रेशन के मरीज के साथ बैठ के बात करने से डिप्रेशन नहीं होगा, शिज़ोफ्रेनिया वाले के साथ बात करने के साथ शिज़ोफ्रेनिया नहीं होगा। जैसे लोग अक्सर साइकियाट्रिस्ट और लोगों के साथ बारे में सोचते हैं कि यार साइकियाट्रिस्ट इतने मरीज देखते हैं, तो इसको भी क्लियर होना चाहिए। ठीक,
तो डॉक्टर कुछ लोग अगर आपने जिस तरह अभी मुझे माइंड में एक क्वेश्चन याद आ गया। आपने टॉपिक के स्टार्ट में जब प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो आपने उसमें कहा था कि डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत तरह की होती है, मेंटल डिस्टर्बेंस भी बहुत तरह की होती है और ये बच्चों में भी पाया जाता है। और अभी आपने कहा कि फैमिली हिस्ट्री जिस तरह डायबिटिक पेशेंट की होती है कि पीछे से चलती हुई आती है, इस तरह डिप्रेशन या फिर एंजाइटी या मेंटल डिस्टर्बेंस भी इसी तरह पीछे से चलती हुई आती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये जेनेटिकली फैलती है, वेरी टू मतलब पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी करता है, या फिर आपके आसपास के माहौल की वजह से आप इसमें मुब्तला होते हैं? हाँ, अगर इसको और थोड़ा मैं एलाबोरेट करूँ कि साइकेट्रिक इलनेसेस के लिए एक मॉडल है बायो साइको सोशल मॉडल। ठीक। तो सोशोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। अभी जब हम जेनेटिक फैक्टर्स की बात करते हैं, फैमिली हिस्ट्री की बात करते हैं, तो जीन्स का रोल है, ठीक है। तो फैमिलीज में होती है, जैसे डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन की मिसाल है, फैमिलीज में है तो उस ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे, सारे जो भी पैदा होंगे सब डायबिटीज़ के मरीज़ होंगे, वो एक उसका लेकिन हो सकता है, ठीक है। इसी तरह साइकेट्रिक इलनेसेस में भी कुछ लोगों में होता है, कुछ में, मगर वो जेनेटिकली डिटरमाइंड है, ये एक प्रूव है। ठीक। नाज़रीन, हम लोग आज मेंटल हेल्थ के हवाले से बात कर रहे थे। मेंटल सिकनेस क्या है, एंजाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है, और ये डिप्रेशन कितनी तरह की हो सकती है, और रोल ऑफ ड्रग्स क्या है इसमें, और सेल्फ मेडिकेशन कितनी हार्मफुल हो सकती है। इन तमाम सवालों पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे डॉक्टर मोहम्मद अजमल बुखल, जो कि कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं और 30 साल का इनका एक्सपीरियंस है। मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि ये आए और अपना कीमती वक्त दिया। इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।